Good morning, students. In last video, we discussed about the importance of tertiary sector, the rising importance of tertiary sector in GDP. Students, come to the next topic. Where are most of the people employed? किस सेक्टर में ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, रोजगार कौन सा सेक्टर देता है? एक बार ग्राफ इज गिवन हियर in your NCERT book. Employment percent in sectors. Students, as we have already discussed that about 40 or 50 years ago, most of the population of India was engaged in agriculture sector. It means primary sector. Okay, students, and after some time, after some years, the contribution of employment and in GDP changed. Students, look at the board. In 1973, as we talk, in 1973, the contribution of GDP in employment was much more. About 74% population of our country was engaged in agriculture, 11% secondary sector and 15% tertiary sector. Okay, student. But if we talk in 2000, what change took place? Students, you can see in 2000 the fact change. About 60% population in 2000 engaged in agriculture sector, primary sector, and 18% in secondary sector and 22% in tertiary sector. Students, as you see कि यहाँ हमने देखा है कि 74% से 60% पर एग्रीकल्चर सेक्टर आ गया, 11 से 18 पर आ गया एंड 15 से 22. ओके स्टूडेंट, इट मींस एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की दर कम हुई है, लेकिन हम अगर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर को देखें तो वहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है. ओके स्टूडेंट, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है, ये केवल 11 से 18 पर और ये 15 से 22 पर आया है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी बढ़ा है. अब यहां हम एक बात करते हैं, ये तो बात हुई एम्प्लॉयमेंट की. अब हम वापस जीडीपी पर आते हैं. जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें तब कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी is more than two other sectors of tertiary sector. tertiary sector का जो contribution है कुछ ज्यादा है जीडीपी में, जबकि प्राइमरी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट इसमें कम है. उसके बाद सेक्टर आता है अपना सेकंड सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर. इसका भी प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है. तो एक बात ये समझ नहीं आती, क्या रीजन है कि जब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, ज्यादा लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है. वाई? ऐसा क्यों? जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है. एम्प्लॉयमेंट ज्यादा किसके पास है? एग्रीकल्चर सेक्टर. देन आफ्टर द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन जीडीपी इज लेस देन एनी to other sectors. Why? ऐसा क्यों है? The people engaged in this sector are lazy. क्या आलसी काम नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है. इसका एक रीजन है. वो रीजन क्या है? इस टॉपिक में देखते हैं उसको कि डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट्स, एक अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप कह सकते हो आप इसे कि डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. पहले तो उसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इट इज ए टाइप ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. स्टूडेंट, रिमेंबर, इट्स ए हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल सीम टू बी वर्किंग बट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल प्रोडक्शन. दे डू नॉट कंट्रीब्यूट. इट सीम्स दैट they are engaged in production but the actual contribution is nil. Why?
फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज कीजिए ये एक खेत है, ठीक है, यहाँ 5-6 लोग काम करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 जो बोरी होती हैं, यानी कि ये मान सकते हैं आपकी 100 क्विंटल गेहूं का जैसे प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। कितने लोगों ने मिलकर के किया? 6 लोगों ने। अगर मैं इन 6 लोगों में से 2 लोगों को यहाँ से हटा देता हूँ, इनको कह देता हूँ आप यहाँ से हट जाइए और इसके बजाय आप कोई दूसरा काम कीजिए, फैक्ट्री में लग जाइए, दूसरों के मजदूरी कीजिए, ये यहाँ से हट गए और यहाँ से इन्होंने हट करके दूसरी जगह जॉब ले लिया, वहां से नहीं करने लगे, लेकिन इसका प्रोडक्शन फिर भी वही आ रहा है जो पहले था, ठीक है, प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वो 2 लोग यहाँ काम कर रहे थे वो प्रोडक्शन में योगदान नहीं दे रहे थे, क्योंकि अगर उनका प्रोडक्शन में योगदान होता, कंट्रीब्यूशन होता, तो क्या होता कि यहाँ का प्रोडक्शन डाउन हो जाता उनके जाने से, लेकिन प्रोडक्शन तो डाउन नहीं हुआ। इट मीन्स वो जो 2 लोग थे वो क्या थे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड और अंडर अनएम्प्लॉयड। समझ में आया नहीं? तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जहां से अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाए फिर भी प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़े, लेकिन वो 2 लोग किसी फैक्ट्री में लग करके वहां से अर्निंग जरूर कर रहे हैं, तो उनकी अर्निंग बढ़ गई। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट को, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है डिस्गाइज्ड और अंडर एम्प्लॉयमेंट। इट इज ए टाइप ऑफ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल सीम टू बी वर्किंग बट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन में उनका कोई योगदान नहीं होता। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है? सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना पड़ेगा। Students, how to create more employment? First of all, well irrigation facilities. Students, as you know, India is a agricultural country, and if we well irrigation facilities provided to farmers, then they can produce more crops in their fields, more production. Why? Because of irrigation, more production. Farmers can take second crop, more crop during dry season. Because of irrigation, they can take more crop during dry season, more production, and farmer can take second crop. Okay, student. So, well irrigation facilities can improve the opportunities of employment. Second thing, when production improved, then transportation and storage are needed. Students, farmers need good transportation and storage to sell their product at good price. Students, if there is a good production to a farmer, then he required storage facility and transportation. स्टोरेज फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड कि जब उसके पास बेस्ट प्राइस होगी तो वो अपने प्रोडक्शन को बेचे, लेकिन तब तक प्रोडक्शन कहाँ रखेगा? तो इसीलिए उसको स्टोरेज फैसिलिटी मिले, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो। जब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो हम इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, क्रेडिट, इट मीन्स लोन्स। गवर्नमेंट have to open more and more banks at local level, and banks will provide loans to farmers at a cheap rate, so that farmer can buy seeds, fertilizers, agricultural equipments, etc. So local banks must give credit at a reasonable rate of interest. Reasonable rate of interest पर उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाए। नेक्स्ट, फोर्थ, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल एरिया। इट इज द फोर्थ स्टेप टू क्रिएट more employment. Students, as you know,
in farming. Farmers produce different type of crops as pulses, food processing, potatoes. Students, जैसे मान लीजिए किसी फार्मर ने पोटैटो प्रोड्यूस किए, अब इसके लिए मान लो इंडस्ट्री लगाई जाए, चिप्स का प्रोडक्शन वहां से शुरू कर दिया जाए, तो फार्मर के लिए वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल थिंग होगी। उसी तरह मान लीजिए दालों का प्रोडक्शन हुआ है, तो दालें कहाँ जाती हैं? फैक्ट्रीज के अंदर, वहां से उन पर पॉलिश होती हैं, साफ होती हैं और फिर पैकिंग होकर मार्केट में। तो वो फैसिलिटीज अगर हम टाउन्स के अंदर अवेलेबल करवा दें, फूड प्रोसेसिंग है, कोल्ड स्टोरेज है एक्सेट्रा, तो उससे भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। नेक्स्ट थिंग, रूरल क्राफ्ट मस्ट बी प्रमोटेड। क्राफ्ट जो काम गांवों में छोटे स्तर पर किया जाता है, बनाया जाता है, उसको प्रमोट किया जाए, उन चीजों को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे गांव के जो लोग हैं जो घर से अपना काम धंधा चलाते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले। नेक्स्ट थिंग है न्यू सेक्टर। स्टूडेंट्स, द प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद से इसको चेंज करके अब इसका नाम नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और बताया कि एजुकेशन सेक्टर में ही 20 lakhs न्यू जॉब्स कैन बी क्रिएटेड। 20 lakhs न्यू जॉब कैन बी क्रिएटेड ओनली इन एजुकेशन फील्ड एंड सेम थिंग कैन बी डन इन हेल्थ सेक्टर। नेक्स्ट थिंग, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। टूरिज्म एट दिस टाइम टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो टूरिज्म को प्रमोट किया जाना चाहिए। आईटी सेक्टर, स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट परसेंट। आईटी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट आजकल बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देखते हो जैसे कॉल सेंटर वगैरह हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उसमें भी हम एम्प्लॉयमेंट के अवसर ढूंढ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट इट? ओके।